नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। ईरान और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। यहाँ तक कि G7 में भी ये सवाल उठे कि क्या ट्रंप G7 को बीच में छोड़कर सीज फायर कराने के लिए चले गए। ट्रंप ने उसका जवाब भी दिया। आखिरकार चल क्या रहा है ईरान, इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, अमेरिका के बीच? अमेरिका का क्या हित है? इजराइल ईरान के युद्ध में अमेरिका क्या चाहता है? अरब देश क्या कर रहे हैं? तो चलिए लगाते हैं दूरबीन और दूर की खबर को पास से जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी साहिल। साहिल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से ही जी। क्या चाहते हैं ट्रंप? लगातार जो बयानबाजी आ रही है, जो धमकी दे रहे हैं, वो ईरान को खुली चेतावनी दे रहे हैं, खामनेई का नाम लिखकर चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप G7 का सम्मेलन छोड़ के अचानक से वापस चले गए। वहां पर सवाल उठने शुरू हुए, क्या सीज फायर करवाने के लिए गए हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं। तो ट्रंप ने, साहिल जैसा भी आप बता रहे थे, एक ट्वीट किया है। क्या ट्वीट है वो? ट्रुथ सोशल पे ट्रंप ने क्या लिखा है, आइए चलिए देखते हैं और जानते हैं कि उसके मायने क्या है। दरअसल ट्रुथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप ने करीब अभी के समय से 21 घंटे पहले लिखा था कि वी नाउ हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ द स्काईज ओवर ईरान। ये खुली चेतावनी है साहिल। बिल्कुल, किसी भी देश के लिए खुली चेतावनी है कि आपके एयर स्पेस पर अब हमारा पूरा कंट्रोल है। क्योंकि अगर आपके पास किसी भी एयर स्पेस का गुड स्काई ट्रैकर्स, जितने भी वहाँ डिफेंस इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, अमेरिका ने ये बात साफ कह दी कि आपके पास जितना अच्छा डिफेंस मैनेजमेंट हो, आप भले ही उस हथियार को रोक सके हो, पर जितना उन्नत अमेरिका के पास हथियार है उतना आपके पास नहीं है। तो ये सीधी एक चेतावनी दे दी थी किसको? खामेनेई को। जिसके बाद ये, अगर हम बिल्कुल आखिरी लाइन पे ध्यान दें, नोबडी डज इट बेटर देन द गुड ऑफ यूएस। ये यहाँ पे अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि G7 समिट छोड़कर जाना, उसके बाद फिर इस तरीके का ट्वीट कर देना। तो यहाँ से एक बात सामने आ रही थी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब सीधा युद्ध में कूदने वाले हैं? जिसके तुरंत बाद एक और ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग। यानी साफ कह दिया गया कि हमें नहीं, बिल्कुल सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर। और यहाँ पे सुप्रीम लीडर कौन है ये बात सबको पता है, अयातुल्लाह अली खामेनेई की बात हो रही है। अब अगर ये चीज आपको पता है कि वहाँ का सुप्रीम लीडर कहाँ छुपा हुआ है, यानी आप वहाँ बॉम्बार्डिंग कर सकते हैं, वहाँ पर आप अटैक सीधा कर सकते हैं। मगर आगे एक और बात कह दी गई कि वो सेफ है वहाँ पर, हम उनको मारने नहीं वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट और किल, एटलीस्ट फॉर नाउ। यानी एटलीस्ट फॉर नाउ भी कह दिया गया, एटलीस्ट फॉर नाउ, यानी अभी के लिए, फिलहाल के लिए नहीं अटैक किया जाएगा। इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया था जिसमें कहा गया कि अगर ईरान के लोग सेफ बचना चाहते हैं, हम नहीं चाहते इसमें कोई कैजुअलिटी हो, तो आप तेहरान को छोड़ दीजिए। जिसके बाद खामेनेई का आगे बयान आया था और खामेनेई ने कहा था कि हम इस तरीके की बयानबाजी को नहीं झेलेंगे और अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो फिर एक युद्ध होना। खामेनेई का भी एक बयान आया है, उस पर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। खामेनेई ने क्या कुछ लिखा है? खामेनेई ने डायरेक्ट लिखा है, द यूएस प्रेसिडेंट थ्रेटन अस विद हिज एब्सर्ड रेटोरिक एंड ही डिमांड्स द इरानियन पीपल टू सरेंडर बिफोर हिम। तो ये बात यहाँ पे सामने सीधी आ गई ना कि बोल ही दिया। खामेनेई ने भी ये बात कह दी कि हमें धमकाया गया है और हम चुप नहीं बैठेंगे। दे शुड मेक थ्रेट्स अगेंस्ट दोज हु आर अफ्रेड ऑफ बीइंग थ्रेटन्ड। ये बात कह दी गई कि हम इससे चुप नहीं बैठने वाले। इरानियन नेशन इजंट फ्राइटेड बाय सच थ्रेट्स। यानी खामेनेई भी अब युद्ध को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो यहाँ से एक बात तो साफ हो गई कि युद्ध अब पूरा खुल चुका है, चाहे अब वो इजराइल की तरफ से हो, चाहे वो ईरान की तरफ से हो, चाहे उसमें अमेरिका की एक एंट्री होना हो। एक अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात अब ये आ जाती है कि क्या इसमें जो अरब कंट्रीज हैं, क्योंकि अगर युद्ध होगा, युद्ध हमेशा वो जो मिडिल ईस्ट वाला जो पूरा रीजन है उस पर क्या असर पड़ने वाला है, एक बार मैप के नजरिए से उसको समझ लेते हैं। अरब कंट्रीज इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर हम मैप पे भी देखें तो ये इजराइल है, ये है ईरान। अगर इजराइल भी यहां से अटैक करता है तो इन देशों के ऊपर से, और कई वीडियोस भी हम लोगों ने वायरल होते हुए देखे कि लेबनान में कहीं पार्टी चल रही थी, शादी हो रही थी और ऊपर से रॉकेट्स, मिसाइल्स जा रहे थे। लोगों को लग रहा था कि शादी में जो डेकोरेशन होती है, शादी में जो आतिशबाजियां होती हैं उसके, लेकिन वो ऐसा नहीं था। उसके बाद जब उस वीडियो की पुष्टि की गई तो पता चला कि ये वो मिसाइल्स थी जो इजराइल ने ईरान के ऊपर दागी थी। और इसी तरह से अगर इजराइल ईरान के ऊपर मिसाइल दागेगा तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक से होते हुए वो तेहरान या ईरान तक पहुंचेंगे। उधर से यही रूट ईरान फॉलो करेगा, ईरान भी करेगा, तो यहां से आएंगे। बीच के जो देश हैं, जो और अरब कंट्रीज हैं, उनका क्या रोल है? क्योंकि अगर बाई चांस किसी का भी निशाना चूकता है तो ये देश भी खतरे की जद में है।
बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खतरा है इनके ऊपर। यहाँ पर समझा जाए, जो भी आपने बात कही भी, इजराइल से और तेहरान तक कोई भी मिसाइल को लॉन्च करना, हालांकि अभी तक इजराइल मिसाइल्स को भी लॉन्च कर चुका है, ड्रोन्स को भी लॉन्च कर चुका है, यहाँ तक कि अपने फाइटर जेट्स को भी तेहरान के एयर स्पेस में भेज चुका है। तेहरान की तरफ से, ईरान की तरफ से ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि वो इजराइल के किसी एयर स्पेस में घुसा हो, ऐसा अभी तक तो कोई सामने नहीं आई ऐसी खबर। बात करेंगे अगर बीच की जो कंट्रीज आ रही हैं, चाहे वो इराक हो, यहाँ पर सीरिया का होना हो, लेबनान का होना हो, जॉर्डन हो, नीचे यहाँ पर कुवैत हो, कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो और ऊपर तुर्की हो, तो ये जो देश हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान के बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं रहे हैं, मुद्दा हमेशा से रहा है खलीफा। और सऊदी अरेबिया की हम बात करें, सऊदी अरेबिया एक जो वहाँ के जो शेख हैं, शेख सलमान है, उनका कहना साफ रहा है कि हमें ईरान के वो हमेशा अगेंस्ट रहे हैं, क्योंकि ये टूरिज्म को एक बूम करना चाहते हैं और एक नए यूरोप की तरह देखते हैं सऊदी अरेबिया को। तो अगर ये अटैक किया जाता है तो सऊदी अरेबिया इससे बिल्कुल हट जाएगा। अगर ये इस तरह अटैक होता है तो कहीं ना कहीं रिटेलिएट किया जाएगा। बात हम करेंगे जॉर्डन की। जॉर्डन फ्रेंडली कंट्री है इजराइल के साथ, तो यहाँ पर जॉर्डन की एयर स्पेस में अगर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल डाली जाती है, ड्रोन डाला जाता है, तो उसके एयर स्पेस में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेबनान में हिजबुल्ला के कुछ पोर्ट्स मौजूद हैं, कुछ वहाँ के लड़ाके मौजूद हैं जो अटैक कर सकते हैं। सीरिया अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीरिया के कुछ पोर्ट्स जो जैसे गोलान हाइट्स वाला जो रीजन है, उस रीजन पर कुछ ऐसे कैंप्स बने हुए हैं जहाँ से अटैक किया जा सकता है। तो टर्की अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम टर्की की बात करते हैं, टर्की के साथ पाकिस्तान भी जुड़ जाता है। और पाकिस्तान की तरफ से एक दावा किया गया था, अभी जो ईरान के चीफ है, ईरान के चीफ ने एक बात कही थी कि पाकिस्तान अटैक कर देगा, अगर किसी भी तरीके का न्यूक्लियर अटैक पाकिस्तान कर सकता है अगर ईरान के ऊपर हमला किया गया। हालांकि पाकिस्तान ने बाद में इस बात को नकार ज़रूर दिया कि हम इस तरीके का अटैक नहीं करेंगे, मगर अगर ऐसा दावा किसी आर्मी चीफ की तरफ से आता है तो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। सही सवाल ये भी उठता है कि जो और अरब कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनमें से कोई भी कंट्री अभी तक खुल के ईरान के साथ नहीं आई है। बिल्कुल। इसका कारण क्या है? हमने एक एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने क्या कुछ बताया, आप एक बार सुन लीजिए। ये बड़े अफसोस की बात है, 55 या 56 जो है मुस्लिम कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें से एक भी कंट्री ने आके जो है ईरान का साथ नहीं दिया। अब इसमें 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह हो सकती है क्यों नहीं साथ दे रहे। सबसे पहली वजह तो लोग बात करते हैं कि शायद ईरान जो है अकेला मुल्क है जो कि शिया मेजॉरिटी है जहाँ पे, और बाकी जगह सुन्नी है। एक ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स जो मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनका ये मानना है कि ये जो है शिया सुन्नी की जो दीवार थी, जो दरार थी आपस में, वो अब जो मॉडर्न जो मुस्लिम्स हैं वो इस चीज को ज्यादा नहीं मानते हैं। तो ये कारण नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी एक शायद कारण हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जो है मिडिल ईस्ट का नक्शा देखें तो जितनी वहां पे और कंट्रीज हैं, वहां पे ईरान ने अपने जो है प्रॉक्सीज को खड़ा किया हुआ है। वो जो है दहशतगर्द जो प्रॉक्सीज है, जैसे इजराइल में हमास को किया, गाजा में, लेबनान में हिजबुल्ला को किया हुआ, यमन में हौतीस को है, इराक में दर्द है, और जो हर देश में आप देखेंगे कि हर देश में इन लोगों के जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। तो ये जो कंट्रीज है मिडिल ईस्ट की, ये ऑलरेडी जो उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से परेशान है। तो ये मन ही मन में खुश हैं कि अच्छा है कि ईरान में जो है ईरान की तबाही हो रही है ताकि ये चैन की नींद सो सके। तो ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह जो पेट्रो डॉलर का चक्कर है सारा का सारा, कोई भी देश जो है मिडिल ईस्ट का जो संपन्न देश है और जो चाहता है आगे जो है और भी संपन्न होता जाए, वो नहीं चाहता है कि हम किसी लड़ाई में फंसे, क्योंकि उनका जो है ऑयल उनका मेन है, ऑयल उनका बिक रहा है, डॉलर्स उनके पास आ रहे हैं, तो उन्हें कोई परेशानी है। लड़ाई वो आदमी लड़ता है जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास सब कुछ है वो क्यों लड़ेगा। तो ये जो मुस्लिम कंट्रीज है जितनी, इसलिए ये जो खुले में आके ईरान को सपोर्ट नहीं कर रही है। पाकिस्तान का एक कल खबर आई थी कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर जो है इजराइल ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डालेगा तो पाकिस्तान भी डालेगा, लेकिन पाकिस्तान ने डर के उनके हर मिनिस्टर इस चीज का खंडन कर रहे। तो मुझे नहीं लगता कोई भी मुस्लिम देश जो है ईरान के साथ आज के दिन खड़ा होगा, और ये मैंने आपको 3-4 वजह बताई है। साहिल, क्या लग रहा है अब ये युद्ध कहां तक पहुंच सकता है? देखिए, युद्ध बढ़ चुका है, अब युद्ध होना तो है, ये तो निश्चित है कि युद्ध होगा। और युद्ध होना क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल के लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखें तो इजराइल घिरा हुआ है, वो लेबनान से भी घिरा है, वो सीरिया से भी घिरा है, नीचे यमन से घिरा हुआ है, टर्की यहाँ से हमला कर सकता है, ईरान पहले ही हमला करना चाहता है। तो
इजराइल के लिए अपने आप में एक सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया था कि आप ये अटैक क्यों कर रहे हैं, उन्होंने पहली बात तो यही कही थी कि हम नहीं चाहते कि ईरान के पास किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन आ जाए, जो कि बहुत ऐसी बात है कि जो शुरुआत से कही जा रही है। एक बात बेंजामिन नेतन्याहू ने और कही थी, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बात साफ कह दी थी कि ईरान एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहा था, तकरीबन 2000 या 1500 से 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने का प्लान कर रहा था इजराइल के ऊपर। अगर ये अटैक हो जाता तो इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता इस अटैक को रोकना, क्योंकि अगर आपके ऊपर, चाहे आपके पास दुनिया का सबसे उन्नत वेपन डिस्ट्रॉयर क्यों ना हो, आपके पास चाहे S-400 हो, चाहे आपके पास आयरन डोम हो, डेविड स्लिंग हो, एरो 3 हो, इस तरीके कोई भी वेपन आपके पास डिस्ट्रॉय करने के लिए हो, मगर 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक साथ इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। ये बात साफ है और ये बात इजराइल को पता थी। इस वजह से ये अटैक सीधा ईरान पर किया गया और जब ईरान पर ये सीधा अटैक हो गया तो वॉर फ्रंट अपने आप खुल गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल आपका। आप लोगों को क्या लगता है इजराइल और ईरान के जो बीच जो युद्ध चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, अमेरिका का जिस तरह से हस्तक्षेप हो रहा है और अरब कंट्रीज के बारे में भी आपने जाना, पाकिस्तान किस तरह से कहा गया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर सपोर्ट देगा लेकिन बाद में मना हो गया, क्या लग रहा है आपको ये युद्ध कहां तक जा सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।